एक जो हमारे पास आई है सीरम इंस्टीट्यूट की, जिसका नाम कोविशील्ड भी है। एक दूसरी वैक्सीन भी है जो कुछ प्रदेशों में गई है, भारत बायोटेक की या कोवैक्सीन के नाम से जिसको हम जानते हैं। दोनों ही वैक्सीन इंट्रामस्कुलर तरीके से दी जाएगी, मतलब मांसपेशी में दी जाने वाली वैक्सीन है। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन 0.5 ml उसकी डोज, तो आधा ml वैक्सीन जो है वो दी जाएगी, 2 बार दी जाएगी। दोनों ही वैक्सीन का शेड्यूल जो है वो 2 बार, तो एक बार 16 तारीख को अगर मिली है तो उसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज उसको दिया जाएगा। तो 0 और 28 दिन, जिस दिन लगा उसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज मिलेगा। और अवेलेबिलिटी तो हाँ, दोनों की अवेलेबिलिटी हमारे पास है। इस पूरे प्रोग्राम को ओवरसाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है, नेकबैक। ये एक्सपर्ट ग्रुप है नेशनल लेवल पे जो सारे प्रोग्राम को देख रहा है और सारी बारीकियों में बारीकी से उस पर नजर रख रहा है और सारी टेक्निकल जानकारी उसको वो अपडेट कर रहा है। ये सब उनके रोल्स हैं। इसमें उन्होंने 23 मिनिस्ट्रीज को रोल प्रिंट किया है। 23 मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स हैं जो कि जिनके अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक दायित्व है। उसमें मैक्सिमम जो मिनिस्ट्रीज हैं वो इसमें ले ली गई हैं। सबके किसी ना किसी तरीके से उनको कोई ना कोई दायित्व दिया गया है। आप चाहें सर इसकी एक लिस्ट भी है मेरे पास, मैं शेयर भी कर दूंगा कि कौन कौन से किस किस के दायित्व हैं। अब आते हैं सर जो रोल आउट प्लानिंग। गवर्नमेंट ने इसको रोल आउट प्लानिंग के लिए फेज्ड मैनर में चलने का डिसीजन लिया, जो नेकबैक है उसने ऐसा डिसाइड किया। फेज्ड मैनर का मतलब है हर किसी को एक साथ वैक्सीनेशन नहीं शुरू किया जाएगा, जैसे हम पल्स पोलियो में देखते हैं। पल्स पोलियो में क्या होता था, जिस दिन पल्स पोलियो उस दिन सारे बच्चों को बुलाया जाता था, वैक्सीन किया जाता था। इसमें ऐसा ना होकर के इसमें फेज्ड मैनर में हम चलेंगे। फेज्ड मैनर में चलने का मतलब है कि पहले प्रायोरिटी ग्रुप हमने तय कर। तो जो पहला प्रायोरिटी ग्रुप सरकार ने तय किया है वो है हेल्थ केयर वर्कर। हेल्थ केयर वर्कर से यहाँ पर मतलब है सरकारी अस्पताल में काम करने वाले लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोगात्मक भूमिका में रहने वाले लोग, जैसे आशा कार्यकर्ता, काफी अहम हमारी फील्ड के वर्कर हैं वो आशा कार्यकर्ता। इसी प्रकार आंगनबाड़ी विभाग से, आईसीडीएस डिपार्टमेंट से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तथा उनके बाकी के अधिकारी, इनको हेल्थ केयर वर्कर्स में लिया है। पूरे नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो इनकी संख्या करीब 1 करोड़। जब इनका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो फिर सेकंड जो प्रायोरिटी ग्रुप सरकार ने तय किया है वो फ्रंटलाइन वर्कर है। फ्रंटलाइन वर्कर से यहाँ पर मतलब है जिन लोगों ने लॉकडाउन के दरमियान जो सेवा में फ्रंट पे थे, जैसे म्युनिसिपैलिटी के लोग, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर सरकार ने लिस्ट किया है। इनकी तादाद पूरे देश में 2 करोड़ है। एक बार इनका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हम तीसरे ग्रुप पर चलेंगे जो हाई रिस्क कैटेगरी में है। तो 50 साल से ऊंचे बुजुर्ग व्यक्ति, 50 साल से उम्र में अधिक व्यक्ति, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिसको कोई ना कोई कोमॉर्बिड है। पूरे देश में उनकी तादाद करीब 27 करोड़। ऐसे तीनों ग्रुप को अगर मिलाना तो 30 करोड़। अगर हम अपने जिले की बात करें सर उस पर आगे अपडेट करेंगे कि हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर करीब 7,799 है। इसी तादाद में जब हम फ्रंटलाइन पे जाएंगे तो करीब दुगना हो जाएंगे। जब हम हाई रिस्क पॉपुलेशन पे जाएंगे तो करीब 20 से 25-30 गुना ये लोग हमारे हो जाएंगे। इसको रोल आउट करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, ऐप के माध्यम, ऐप भी है उसका जिसको हम कोविन बोलते हैं, COWIN, कोविड पर विन, कोविड पर जीत करके उसको बनाया गया है। उसी में सारी प्लानिंग होनी है, उसी में सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन होना है जिसको टीका लगना है, उसी के मार्फत माइक्रो प्लानिंग होनी। माइक्रो प्लानिंग से मतलब है कौन सा व्यक्ति कब जाकर के किसको टीका लगाएगा, ये उसी पोर्टल के माध्यम से ही होनी। किस किस को कैसे कैसे टीका लगा, जिसको टीका लगेगा उसको एसएमएस आएगा, जिसको टीका लगेगा उसको एसएमएस आएगा, ये वाली सारी चीजें भी कोविन में कवर्ड। तो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, जैसे हेल्थ केयर वर्कर विभाग से लेके, तो इन सबका रजिस्ट्रेशन किया गया। इन सबका रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पर है ऑलरेडी और उनके नामजद इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अब जब उनको वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाना है तो उनके पास एक एसएमएस रिसीव होना है। एसएमएस में ये जानकारी होगी कि कितने किस तारीख को उनको टीकाकरण होगा। जब आपका नंबर आएगा या मेरा नंबर आएगा तब हमें भी ऐसी ही जानकारी मिलेगी। हमें कहां जाकर के कौन व्यक्ति हमको टीका लगाए ये उसमें ऑलरेडी प्लान है। तो जब हमारा नंबर आएगा तो हमारी भी ऐसी ही प्लानिंग कोविन के मार्फत की जाए। कि सर कुछ अलग इंपॉर्टेंट बातें हैं। जिला टास्क फोर्स की बनाई गई है जो पूरे सारे प्रोग्राम को जिला लेवल पर देख रही है। कलेक्टर सर उसके अध्यक्ष हैं।
सर उसको वीकली मीटिंग करते हैं और ये उसमें सारे काम हैं जो कि प्रोग्रेस से लेकर के सारी चीजें करते हैं। ब्लॉक टास्क फोर्स भी है, ऐसी ब्लॉक पर भी एनडीएम महोदय की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स है जो कि ब्लॉक लेवल पर सारी तैयारियां और सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देख रहे हैं। अब आते हैं सर इंपॉर्टेंट पार्ट, टीकाकरण का। ये टीकाकरण कैसे कैसे आगे बढ़े। तो कल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक वेटिंग एरिया हो जहां पर जो लोग आ चुके हैं उनको वेट कराया जाएगा, एक एक करके इनको वैक्सीनेशन कक्ष में भेजा जाएगा, यहाँ पर उनको टीका लगेगा। टीका लगने के बाद खुशहाल माहौल में हम उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखेंगे 30 मिनट के लिए। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये किसी भी टीकाकरण, अभी भी जो बच्चों को टीकाकरण होता है आंगनबाड़ियों में, अगर आपको आइडिया हो सर, आपके घरों में किसी को टीकाकरण हुआ हो या जिला अस्पताल में कभी टीकाकरण के लिए लेके गए हो, तो एक प्रोटोकॉल हमारा होता है कि हम 30 मिनट तक उसको वेट कराते हैं। 30 मिनट के वेट के बाद हम उसको बोल देंगे ठीक है भाई साहब आप जा सकते हैं। जैसे ही उसको टीका लगा उसके पास एक एसएमएस आ जाएगा कि आपको आज का टीका लग चुका है। जब उसका दूसरे टीके का नंबर आएगा तो फिर से उनके पास एसएमएस आ गया भैया अब आपका सेकंड टीका के लिए आप आ जाइए। सेकंड टीका जब लग जाएगा फिर से एक एसएमएस आएगा कि आपका वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। एक उसमें लिंक भी आएगी जिस पे क्लिक करके एक सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है कि भाई साहब किस किस तारीख को आपको टीका लगा, उसका एक सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट जैसा है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। 5 सदस्यीय दल रहेगा हर जगह। तो जो दल है उसको 5 लोग हेड करेंगे, 5 लोग उसमें रहेंगे। पहला व्यक्ति हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो कि एंट्री गेट पर रहेंगे। एंट्री पर हमारे व्यक्ति जो ये चेक करेगा कि आप ही को बुलाया गया था, आप ही को अंदर आना है, आपके पास एसएमएस है, आप अपना कोई फोटो आईडी प्रूफ लेकर के आए हैं अथवा नहीं आए। आपको बुखार हो, क्योंकि अगर सिम्टम्स वाला व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर हम अगर उसको वेटिंग हॉल में बैठाएंगे तो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास एक सिक्योरिटी गार्ड होंगे जो कि हमारी टीम का एक सदस्य होंगे। इनको हमने बोला B1, वैक्सीनेशन टीम का हिस्सा 1। दूसरा एक व्यक्ति होगा वेरीफायर B2। वेरीफायर का क्या दायित्व है? वेरीफायर का ये दायित्व है कि वो जो कोविन ऐप है, कोविन पोर्टल है, उस पर वो वेरीफाई करे हाँ ये व्यक्ति आ चुके हैं, ये व्यक्ति के पास फोटो आईडी प्रूफ है, हाँ ये व्यक्ति स्वस्थ है, अब हम उनको टीका के लिए भेज देंगे। जैसे ही उसको टीका लग जाएगा इसमें एंट्री वापस से वो कर देगा हाँ इस व्यक्ति को हमने टीका लगा दिया। जैसे ही वो उसमें टीका लगा देगा, यस कर देगा कि हाँ ये व्यक्ति टीकाकृत हो गया है, तो उस व्यक्ति के पास एक एसएमएस ऑलरेडी आ गया। इसके अलावा एक वैक्सीनेटर हो गए जो हमारे टीका लगाएंगे, जो हमारे मेन कार्यकर्ता हैं, एएनएम्स हैं, ये मैक्सिमम स्टाफ नर्स हैं जो टीका लगाएंगे, ये इसी काम को करते हैं। 2 सपोर्ट स्टाफ का मतलब है एक व्यक्ति हमारा मीटिंग हॉल में रहेगा व्यवस्थाएं संभालने के लिए कि सारे लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन वहां पर होगा, टॉयलेट की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन रूम में एक और व्यक्ति होंगे जो कि बाकी ये सारे प्रोटोकॉल्स का पालन कराएंगे और वहां पर उपलब्ध रहेंगे। ये सर वो 3 ग्रुप्स हैं अलग अलग तरीके से जिनको होना है। बायोमेडिकल वेस्ट कैसे डिस्पोज करेंगे उसके ऊपर एक छोटी सी स्लाइड है। ये अलग अलग प्रकार का कचरा अलग अलग कलर के डब्बों में जाएगा और अलग अलग तरीके से निस्तारित किया जाएगा। एक इमरजेंसी किट भी रहेगी हर एक साइड पर एक डॉक्टर्स भी टैगे हैं। कोल्ड चेन आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि 2-4 डिग्री रखने में हम सक्षम है या नहीं। जिले के पास ऑलरेडी कोल्ड चेन होती है और ये जो नॉर्मल टीके होते हैं हमारे, जो हमारे बच्चों को टीके लगते हैं, वो पोलियो हो, डीपीटी हो, पेंटावेलेंट हो, हेपेटाइटिस हो, जो अभी भी टीकाकरण होता है, उसको रखने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम ऑलरेडी जिले के पास है, सरकारी व्यवस्था है उसकी, और वो इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर होती है। अगर उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से कम हुआ या 8 से ज्यादा हुआ तो लोगों को मैसेज जाना शुरू हो जाती है। ऑलरेडी व्यवस्था है, कोविड से पहले से भी 4 साल 5 साल से है। इसी में अतिरिक्त स्पेस ऑलरेडी चुकी है हमारे पास, वो कई गुना ज्यादा थी। कुछ हमारे को नए इक्विपमेंट्स मिले हैं जिले को, जिसकी वजह से ये स्पेस सफिशिएंट है और जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी वैक्सीन रख पाने के लिए हम सक्षम हैं। ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग्स कई प्रकार की ट्रेनिंग है इसमें। ये कोविड मॉड्यूल की, बाकी लोगों को बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की ऑपरेशन गाइडलाइन की, कोल्ड चेन हैंडलर जो कोल्ड चेन की व्यवस्था देखेगा, वैक्सीनेटर जो व्यक्ति टीकाकरण करेगा, प्राइवेट के जो हॉस्पिटल्स हैं और उनके जो लोगों को एनरोल करना, ये सारी ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये वो डेट से जिस तारीख में ये टीकाकरण रोल आउट, ये ट्रेनिंग रोल आउट। एक सर बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे पास एफएक्यू है, अगर सर परमिट करें तो सर मेरे ख्याल से ये जितने भी आपके मन के
मतलब किसी भी एक आम व्यक्ति के मन में सवाल होंगे उसको लेकर के कैसे क्यों है, भारत सरकार का क्यों है, रिलीज कैसे क्यों है, और इसमें वो सारे सवाल उन्होंने कवर करने की कोशिश की है जो कि किसी भी व्यक्ति के मन में हो सकते हो, मैं हूँ, आम जनता हो, आप लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो एक एक करके हम उसको कवर कर लेते हैं। पहला सवाल आता है क्या सभी को एक साथ वैक्सीन दी जाएगी? तो नहीं, सभी को एक साथ नहीं दी जा सकती, उसमें प्रायोरिटी हमने सेट की है, गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेट की है। एक एक करके जो व्यक्ति थे आगे जाकर के लोगों को सुरक्षित करना है, हेल्थ केयर वर्कर, हॉस्पिटल के लोग जो आगे जाकर के दूसरे लोगों को सुरक्षित करेंगे, पहले हम उनको सुरक्षित कर देंगे, फिर वो जाकर के हमारे दूसरे लोगों को टीकाकृत करते चल जाएंगे। इसलिए ऐसी प्रायोरिटी पे सिलेक्ट किया गया। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक व्यक्ति, क्योंकि उनमें जोखिम की संभावना ज्यादा होती है। अगला एक और इंपॉर्टेंट, क्या वैक्सीन सुरक्षित है? क्योंकि इसे बहुत कम समय में बनाया गया। देखिए सर, आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल। ट्रायल जो है वो 4 होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 ट्रायल जो होता है वो बेसिकली सेफ्टी ट्रायल। किसी भी कोई भी जब नई दवा, नई वैक्सीन जब आती है तो ये देखा जाता है कि भाई वो सुरक्षित है या नहीं है, दूसरा वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो फेज 1 ट्रायल सेफ्टी ट्रायल होता है। फेज 2 ट्रायल में वो तभी जाएगी जब फेज 1 ट्रायल पास हो जाए, तो बिना सेफ्टी प्रोफाइल के दूसरी जगह पर हम नहीं जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात सर, यहाँ पर एक हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, भारत वो देश है, हमारा देश वो देश है जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन सप्लायर कंट्री में से एक है। पूरी दुनिया में अगर किसी भी बच्चे को मीजल्स से संबंधित अगर कोई वैक्सीन लग रही हो, मीजल्स लग रही हो, MMR लग रहा हो, MR लग रहा हो, ऐसा कोई भी टीका जिसमें मीजल्स आता है, तो 80% चांस है कि वो हिंदुस्तान की बनी हुई हो और सीरम इंस्टीट्यूट ही बनाता है। तो हम ग्लोबल लीडर्स हैं वैक्सीनेशन के मामले में, वैक्सीन प्रोडक्शन के मामले में। सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे यहाँ पर, हम पूरी दुनिया की वैक्सीन का लोड उठाते हैं। 60 से 80% वैक्सीनेशन पूरी दुनिया का जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है ऑलरेडी कई सालों से। अगर हम अपनी बात करें, इस टीके की बात करें, तो यह सारे जो सुरक्षा के मानक जो तरीके होते हैं उसको पास करने के बाद ही फेज 2 में जाएगी वैक्सीन। इतना चूंकि हम वैक्सीन बनाते हैं पूरी दुनिया के लिए, तो हमारे खुद के जो सिस्टम है वो रोबस्ट है, तभी आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तभी आप बड़े बड़े देशों को उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ऑलरेडी जो सिस्टम जो है हमारा वो काफी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, और इसको सुरक्षा जब वो पास कर लेगा तभी उसको आगे बढ़ाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं, क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? अब अनिवार्य शब्द सर एक्चुअली मैंडेटरी अगर हम इंग्लिश में बोले ऐसा वाला शब्द है। सरकार का ये कहना है, एडवाइजेबल है, यह टीका हम सबको लेना चाहिए। इस टीके से ऐसा कतई ऐसी कोई मेजर साइड इफेक्ट्स कतई सामने नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। हम सब लोगों को यह टीका लेना चाहिए, यह एडवाइस है। हालांकि स्वयं की सुरक्षा के लिए, बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए कोरोना वैक्सीन की खुराक पूरी तरह आवश्यक है। स्वैच्छिक है परंतु आवश्यक। अब एक अगला सवाल सर, आप लोगों को भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी पूछा, आप लोगों से भी शायद पूछा होगा कि क्या कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को भी कोरोना की वैक्सीन लेना आवश्यक है? अगर व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो चुका है और काफी पहले 1 महीने 1.5 महीने उसको हो चुका है, 1 महीने 2 महीने उसको हो चुके, तो ऐसे व्यक्ति को टीकाकरण लेना चाहिए। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा सर कि एक व्यक्ति को दोबारा से कोरोना हो गया, दोबारा उसको वापस से कोविड पॉजिटिव हो गया। उसमें दूसरे स्ट्रेन से होने की संभावना ना के बराबर, वो तो रेयरेस्ट इवेंट है। ज्यादा और बहुत बड़ी संभावना ये है, हो सकता है कि उसको इस वजह से हुआ है क्योंकि उसके अंदर जब पहली बार कोविड हुआ था तो प्रतिरोधक क्षमता उस प्रकार विकसित नहीं हुई थी, इम्यूनिटी का लेवल जो है वो उतना हाई नहीं हुआ था। इस वजह से जब दोबारा उस पर वायरस ने अटैक किया तो वो वापस से वायरस उसको पकड़ ले गया और वापस से वो कोविड पॉजिटिव हो गया। तो जो भी व्यक्ति ठीक होकर के बाहर आए हैं, अगर उनको 1 से 2 माह हो चुके हैं, वो स्वस्थ हैं, तो उनको ये टीका लेना चाहिए। अगला सवाल है सर, अभी किसी में अगर संक्रमित है या वो कंफर्म केस है कोविड का, अभी उसमें सिम्टम्स है, अभी उसको लक्षण चल रहा है, पुष्ट हो गया, कंफर्म है या संदिग्ध है, टेस्ट के रिजल्ट अभी या टेस्ट नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ये वाली वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब इसका जवाब होता है नहीं।
इसलिए नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए क्योंकि अगर वो ऐसा व्यक्ति आपके वेटिंग हॉल में बैठ गया तो निश्चित तौर पर हमारे बाकी लोगों की रिस्क बढ़ती है। तो हम इनको बोलेंगे भाई साहब आप थोड़े दिन वेट कीजिए, अगले राउंड में, अगले सेशन के राउंड में आप स्वस्थ हो जाइए, अगले राउंड में जैसे ही आप आएंगे तो फिर हम आपको वैक्सीनेट करेंगे। अगला सवाल है सर, उपलब्ध कई वैक्सीन में से हमें कौन सी वैक्सीन लेगी, हम कैसे चूज कर सकते हैं? इसको एज ऑफ नाउ हमारे लिए बहुत आसान है। हमारे जिले में या पूरे मध्य प्रदेश में एक ही कंपनी की वैक्सीन सप्लाई है, सीरम इंस्टीट्यूट की, तो ये वाला सवाल अभी हमारे लिए वैलिड नहीं होता। हालांकि एक बात जरूर है सर, हो सकता है आगे जाकर के हमारे को दूसरी कंपनी की वैक्सीन आ जाए, भारत बायोटेक वाली, मान 1 महीने बाद 2 महीने बाद मान, तो होगा ये कि जिस व्यक्ति को पहला टीका जिस कंपनी की वैक्सीन से लगा था, अगला टीका भी उसी कंपनी का लगेगा। और ये देखने के लिए ये व्यवस्थाएं कैसे मैनेज होंगी, कोविन जो ऐप है उसमें आपने रिकॉर्ड कर लिया, कल जिसको टीका लगेगा उसकी कौन सी वैक्सीन लगी, क्या बैच नंबर था, क्या उसकी डिटेल्स थी, वो ऑलरेडी एंटर हो, तो अगली बार जब उसको बुलाया जाएगा तो वही वैक्सीन उसको दी जाएगी। अगर उसको पहली बार में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन लगी तो अगला डोज उसको सेकंड डोज लगना उसी कंपनी का लगना। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वैक्सीन नहीं है, अगर एक डोज सीरम इंस्टीट्यूट का लग गया तो दूसरा डोज दूसरी वैक्सीन का, कोवैक्सीन का नहीं लग सकता। इसको चेक करने के लिए कोविन उसको देख रहा है। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड सर हम इस पे बात कर चुके हैं, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रख पाने में हम बड़े सक्षम हैं। अगला सवाल है, क्या भारत में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन उतना ही प्रभावी है जितना दूसरे देशों में? देखिए सर, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, सीरम इंस्टीट्यूट उसकी मैन्युफैक्चरिंग जरूर कर, लेकिन रिसर्च और बाकी का चीज कहां से हुई थी बताओ आपको? ऑक्सफोर्ड। वैक्सीन तो डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट। तो जिस कंपनी में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन चल रही है वही वैक्सीन हमारे पास भी जो आ रही है, हमारा बनाई, जो उसको डेवलप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया सीरम इंस्टीट्यूट को। किसी देश में एस्ट्राजेनेका बना रहा है, किसी देश में हो सकता है कोई और कंपनी बना रही है, तो बहुत सारे देशों में अलग अलग कंपनी उसको बना रही। जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है वो हमारे देश में, अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो सप्लाई हुई है या देवास में जो सप्लाई हुई है वो वाली वैक्सीन है। तो दूसरे देशों में जो लग रही है वो भी जहां भी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लग रही है वो यही वैक्सीन है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं वैक्सीनेशन के लिए योग्य हूं या नहीं? तो अगर मेरे पास एसएमएस आता है, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं प्रायोरिटी ग्रुप में आता हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मेरे पास एसएमएस आया तो मुझे टीका लगेगा। अगर मैं उस दिन फोटो आईडी लेकर के पहुंचता हूं तो मुझे टीका के लिए कोई मना ही नहीं होगी। कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है? ये जब उसको एनरोल किया जा रहा है तो ये उनसे दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज मांगा जा रहा है। एक गवर्नमेंट के फोटो आईडी प्रूफ है जो उसको रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। क्या व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के कोरोना की वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? लेकिन सर जैसे पोलियो में क्या होता था, किसी को कोई एसएमएस नहीं आता था, कुछ नहीं होता था, आपको अपने बच्चे को पोलियो की दवा पिलानी, आप बूथ पर गए, जो बूथ लगा था दवा पिलानी। अगर आपको अपने बच्चे को टीकाकरण करा तो आप एमजी हॉस्पिटल में गए या निकटतम आंगनबाड़ी में गए, अपने बच्चे को लेकर टीकाकरण करा लिया। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। यह व्यवस्थाओं को संभालने का एक तरीका है। एक व्यक्ति एक दिन में 100 टीकाकरण करेगा, 100 से अधिक टीकाकरण वो नहीं करेगा। एक टीम जो 5 लोगों की टीम है, तो उस व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि बिना पंजीकरण के हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। उसको तारीख के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? तो एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। क्या पूर्ण होने के बाद किसी स्थिति उनकी स्थिति के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो एसएमएस उसको प्राप्त होगा। क्या कोई और सावधानियां बरतनी है क्या? देखिए, जब आप वहां बैठे हैं या आपको टीका लगेगा, जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन है, कोई ऐसा जब वो शरीर में जाएगी तो शरीर उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा। ये काम तुरंत इंस्टेंट नहीं हो सकता। पैरासिटामोल की गोली भी खाते हैं तो समय लगता है बुखार होता है, ये तो फिर आप एंटीबॉडी बना रहे हैं, तो आप अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित करते हैं उसके लिए समय लगता है। दूसरी खुराक के 2 से 4 हफ्ते के अंदर ये जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए। दूसरी खुराक के बाद तो टीका लग गया और मैंने मास्क निकाल के फेंक दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। टीका लग गया, मुझे पहली डोज लगी, मैं मास्क निकाल के फेंकूं, मैं सैनिटाइजेशन का ध्यान न रखूं, मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करूं, ऐसा नहीं कर सकते।
सेकेंड डोज के भी 2 से 4 हफ्ते हमारे को पूरी तरह इम्यूनिटी डेवलप होने में लगते हैं, इंडिविजुअली वेरिएट भी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर आप लोगों के मन में भी है, दुष्प्रभाव के बारे में क्या है? अभी तक जो दुष्प्रभाव जो सरकार ने हमारे को अपडेट किए हैं उसमें 3 चीजें हैं। पहला, हल्का फुल्का बुखार, हल्का फुल्का दर्द, हल्की फुल्की लाली। ये किसी भी वैक्सीन के साथ होता है। आपके घरों में आपके बच्चे होंगे सर, उनको टीकाकरण हुआ होगा, अगर आपको ध्यान होगा जब उनको टीका लगा होगा तो हल्का फुल्का बुखार आता है, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, हल्का फुल्का लालिमा हो सकती है। लेकिन वो टीका जो आपने अपने बच्चे को लगाया उसने उसको कई जानलेवा बीमारियों से बचाया है। तो इसके अलावा एज ऑफ नाउ कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट हमारे को नहीं मिल रहा है इंडियन जो हमारे को अभी वैक्सीन हमें सप्लाई हुई है। ये सर मोटा मोटी बातें थी मेरी तरफ से। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है सर कि क्या किसी को अगर कैंसर है, डायबिटीज है या बीपी, उसको टीका लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हाँ, उसको टीका लगेगा। ये कोई कंट्राइंडिकेशंस नहीं है, हम ये टीका ऐसे व्यक्तियों को भी देंगे। क्या फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनके परिवारों को भी वैक्सीन दिया जाएगा? तो प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं दिया जाएगा। जब फ्रंटलाइन वर्कर को लग रहा है तो फ्रंटलाइन वर्कर को लगा, उनके परिवार में अगर कोई व्यक्ति 50 के ऊपर है तो जब 50 के ऊपर वालों का नंबर लगेगा तब। अभी जो लगेगा सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर को लग रहा है, उसके परिवार का नंबर तब आएगा जब जनरल पॉपुलेशन में उनका नंबर आएगा। ठीक सर, ये मोटा मोटी बातें थी मेरी तरफ से सर। बाकी डिस्ट्रिक्ट की स्पेसिफिक जानकारी थी सर। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर सोनी। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी तरफ से मैं कुछ उद्बोधन दें, फिर मैं उसके बाद में आप लोगों का जो खुला मंच स्टार्ट करूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका मैं पूरा आप लोगों को संतुष्ट करूंगा। देवास जिले के सभी पत्रकार साथियों को पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे समझ से कल जो प्रारंभ होने जा रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। देवास जिला इस मामले में थोड़ा सा सौभाग्यशाली है कि प्रथम दिवस में जिन जिलों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है उसमें देवास भी सम्मिलित है। अगर आप मध्य प्रदेश भी देखेंगे तो केवल 3 ही संभाग के जिले इसमें सम्मिलित हुए हैं। अगले चरण की वैक्सीन जैसे जैसे आती जाएगी अन्य जिले शामिल होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद देवास का अपना सौभाग्य है कि हम पहले राउंड के प्रथम दिवस की जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें शामिल हुए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि केवल जिला प्रशासन को या स्वास्थ्य विभाग को या शासन को नहीं, ये सभी की जवाबदारी बनती है इस प्रोग्राम को हम कितना सफलतापूर्वक संचालित करते हैं। डॉक्टर सोनी अभी बता रहे थे, आपने नोटिस किया होगा कि इसके वैक्सीनेशन की तैयारियां ठीक उसी तरह की हैं जैसे हम चुनाव में तैयारी करते हैं। चुनाव में जैसे तैयारी करते हैं तो जो भी हमारी वैक्सीनेशन की साइट है उसमें आपने नोटिस किया होगा 5 लोगों की ड्यूटी लगी। जैसे चुनाव में P0, P1, P2, P3, P4 होता है, इसी में वैक्सीनेशन में वैक्सीनेशन अफसर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो 5 लोग वो हैं, उनका हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत डिटेल किया। ऊपर से फिर अपने जोनल अधिकारियों की नियुक्ति की। तो जिला के जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं और साथ में नोडल अधिकारी हैं जो कि तहसीलदार या कि नायब तहसीलदार है। हमेशा से ये क्लियर हेल्थ जो अगर किसी तरह की रेगुलर बीमारी होती है तो स्वास्थ्य विभाग का काम होता है, बट जब महामारी जैसी कोई बीमारी होती है तो पब्लिक हेल्थ का सब्जेक्ट है, जिसमें जिला कलेक्टर की बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिला प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। 2-3 चीजें जरूर आप लोगों को ध्यान देने योग्य है। कल जब ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट होगा ऑफिशियली, प्रत्येक दिन ये 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक चलेगा। केवल ये रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, वॉक इन नहीं है कि अगर मैं कल चला गया कि मैं स्वास्थ्य वर्कर भी हूं कि साहब मेरे को वैक्सीन लगा दो, तो ऐसा नहीं है। उसको प्री रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। ऑलरेडी अपने जिले में 7,799 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जैसे डॉक्टर सोनी बता रहे थे, जिसमें शासकीय स्वास्थ्यकर्मी या
स्वास्थ्य संस्थाओं में काम करें, चाहे वो स्वीपर ही क्यों ना हो, वो माना जाएगा कि स्वास्थ्य कर्मी है, या कि प्राइवेट सेक्टर के जितने हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनके जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। पहला चरण जो हमारा है, अगर आप ये भी नोटिस करेंगे कल से जब ये प्रारंभ होगा, तो अभी हम केवल 2 साइट पे, यद्यपि पूरे जिले में कुल 29 साइट्स हैं जहां पे वैक्सीनेशन चालू होगा, पर कल और अभी प्रारंभिक चरण में केवल 2 साइट पे वैक्सीनेशन होगा। पहला तो जिला अस्पताल है और दूसरा अमरदास हॉस्पिटल है। निर्देश ये थे कि कहीं कोई मेडिकल कॉलेज हो हम उसको भी उसमें सम्मिलित करें। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का 9 बजे से संबोधन है, उसकी भी व्यवस्था हमने दोनों साइड पे कर रखी है, और उसके बाद जैसे लगभग वो आधे घंटे का कार्यक्रम होगा, उसके बाद हम वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे। प्राथमिकता ये है कि इन आइडेंटिफाइड लोगों में भी हम सबसे पहले जो अत्यंत गरीब है, या कोई सफाई कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग का, या कि बहुत ही शहर के कोई बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के क्यों ना हो, उनका हम पहले चरण में वैक्सीनेशन करें। इससे एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जनता को भी कि अगर कोई सीनियर डॉक्टर करा रहे हैं, इसका मतलब कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मेरे समझ से एक चीज और आपने समझ ली होगी, एक बहुत कंफ्यूजन मचा रहता है कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है। सरकार ने जो दोनों का कंपैरिजन शीट जारी की है, दोनों में ये समान वैक्सीन है, कोई अंतर नहीं है। लगभग ऑपरेशन मैकेनिज्म भी दोनों का सेम, 2 से 8 डिग्री में दोनों ऑपरेट करती हैं। एक चीज मैं अभी किसी से डिस्कस कर रहा था कि जो हमारा ऑयल है, एक बार हम डिब्बा खोलते हैं तो समझ लीजिए कि 10 डोजेज उसमें से निकलते हैं। बस इतना फर्क है कि कोवैक्सीन के डिब्बे में 20 निकलेंगे और इसके डिब्बे में 10 निकलेंगे, बस इतने फर्क है, कोई फर्क नहीं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, तो हम जब कल अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि लगभग 10 लोग जब आ जाएं तो हम उनको वैक्सीन लगाएं, जिससे कि वैक्सीन वेस्ट नहीं हो। वेस्ट होने से मतलब कि एक बार ऑयल खोला उसमें 10 लोगों को वैक्सीन लग सकती है, और वो 6 घंटे के अंदर लगानी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह का वेस्टेज है, मैक्सिमम परमिसिबल 10% है। इसलिए जो हमको 9,530 डोज मिले हैं, उसमें से पहले हम 10% रिजर्व करेंगे। उसका जो बचेगा उसका 50% हम 28 दिन बाद जो डोज लगना है उसके लिए रिजर्व करेंगे, और बाकी तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 3,500 लोगों को जो अभी वैक्सीन प्राप्त हुई है, हो सकता है कि हमको अगले सप्ताह और प्राप्त हो जाए, अभी जो वैक्सीन प्राप्त होगी वो लगना प्रारंभ होगी। जो दोनों साइट है प्रतिदिन 100 लोगों को लगेगा। यद्यपि ये व्यवस्था दी गई है कि चाहे तो 200 को लगा सकते हैं, पर क्योंकि शुरुआती दिन है तो हम दोनों साइट में 100 लोगों को, जो एक वैक्सीनेटर है हमारा, उसकी कैपेसिटी ये मानी गई है कि 100 लोगों को दिन भर में वैक्सीन लगा लेगा। तो अगर आप कल देखेंगे तो अमरदास में 100 लोगों को लगेगा, जिला अस्पताल में 100 लोगों को लगेगा, तो कल 200 लोगों को वैक्सीन लगेगी, परसों फिर 200 लोगों को लगेगी। पूरे सप्ताह में केवल 4 दिन वैक्सीन लगनी है और 3 दिन नहीं लगनी। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को वैक्सीनेशन नहीं होगा। ये रेगुलर जो अन्य चीजें वैक्सीन से रिलेटेड है वो काम करते हैं। जो जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूर्व से उपलब्ध है। अगर आप सभी ने देखा होगा, जिला अस्पताल में एक वैक्सीन सेंटर बना हुआ है और वो पूरी टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है। जैसे अगर उसका टेम्परेचर वेरिएट होता है, इनके कंट्रोल रूम में एक मैसेज चला जाता है, बट क्योंकि इसमें कुछ नयापन नहीं है, 2 से 8 डिग्री हम अन्य वैक्सीन में भी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे पूरा सेटअप है। जो 29 हमारे और साइट्स हैं, वहां पे भी जो कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं हमारे, वहां भी ये सारी व्यवस्था कर ली गई है। जैसा मैंने कहा था कि जोनल अधिकारियों की और एसडीएम्स की ड्यूटी लगाई गई है, उनकी तरफ से आज हमने ओके रिपोर्ट लिया है कि हमारे 29 सेंटर में सारी व्यवस्थाएं हैं और हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। ऐसा फिजिकल वेरिफिकेशन जो ट्रेनिंग के पश्चात हमारे जोनल अधिकारी और नोडल अधिकारियों ने किया था, तो वो है। 2-3 चीजें और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वैक्सीन अभी किसे नहीं लगेगी। जो 18 साल से कम है अभी उनको वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को हैं, जो भी वर्कर हैं वो सब 18 और 60-65 की
रेंज में आते हैं। तो फिर भी ये कंफ्यूजन होगा, कोई 15 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, आज बहुत सारे पेपरों में देखा पढ़ा होगा आप लोगों ने कि इनका अभी ट्रायल्स और टेस्टिंग इस एज ग्रुप में अब प्रारंभ हुए हैं। तो 18 साल से कम उम्र के लोगों को अभी नहीं लगना है। नए निर्देश जो अभी हमको आए हैं, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको अभी प्रथम चरण में नहीं लगना है। मूल कारण ये नहीं कि उनको नुकसान करेगा, मूल कारण ये है कि हर वर्ग में जब तक टेस्ट नहीं हो जाती है, तो जैसे बच्चों को भी नहीं लग रहा, तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को उनको भी नहीं लगेगा, उसका डेटा कम है। बाकी हर किसी को ये लगेगी। हमें जो प्रिकॉशन रखना है वैक्सीनेशन वाले दिन, हाईली एलर्जिक आदमी कोई है जिसको एक कोई गोली खाते एलर्जी हो जाती है या कि कोई भी इंजेक्शन लगाने से एलर्जिक है, तो उससे हम पहले अच्छी तरह से पूछताछ करेंगे कि आपको किसी चीज की कोई मेजर एलर्जी तो नहीं है, और अगर वो बताता है कि बहुत एलर्जिक है तो उसको उस साइट पे वैक्सीनेशन नहीं लगना है। बाकी हर तरह के लोगों को वैक्सीन ये लग सकती है। मेरे समझ से बाकी सारी चीजें जो वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैं इसको छोटी सी वर्कशॉप भी कहूंगा, इसके माध्यम से क्लियर कराने की कोशिश की थी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं, सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं, किस तरह के प्रश्न हैं। सोचते हैं, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में चल जाता है कि इसमें तो पानी है और इसमें, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी थी, चर्चा करना आप लोगों से बहुत जरूरी था कि सबको क्लियरिटी हो। फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं, दोनों वैक्सीन उतनी ही अच्छी हैं, उतनी ही एफिशिएंट है और उतनी ही सेफ है। ऐसा नहीं कि देवास जिले में पहले कोविशील्ड आ गई तो ये ज्यादा अच्छी है, कोवैक्सीन बाद में आएगी तो वो, ये आप लोगों के माध्यम से भी समाज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये कंफ्यूजन होगा कि मैं तो कोविशील्ड ही लगवाऊंगा और वो वाली नहीं लगवाऊंगा। इसलिए मेरे समझ से आप लोगों के माध्यम से हम ये जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि दोनों वैक्सीन उतनी ही उपयुक्त है। अभी बहुत सारे राज्यों को दूसरी वैक्सीन दी है, मध्य प्रदेश को कोविशील्ड आई है। हो सकता है अगले चरण में हमको दूसरी वैक्सीन मिले। इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में अभी डॉक्टर सोनी ने बताया था कि जिसको पहला डोज जिस वैक्सीन का लगा है, दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगेगा। 2-3 नंबर है हमारे महत्वपूर्ण, इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर आप चाहें तो नोट कर लें, 222202। इस कंट्रोल रूम का प्रमुख उद्देश्य यह है कि लोगों को बहुत सारी क्वेरीज हो, साहब मेरा नंबर कब आएगा, मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। और एक मोबाइल नंबर भी जो हमारे वैक्सीनेशन इंचार्ज है उनका है 9406632089। ये तो कल केवल 2 ही साइट पे है और जैसे ही हमारा ये 29 साइट में कार्य प्रारंभ होगा, बहुत सारी क्वेरीज आएंगी। 9406632089। तो इनका भी आप लोग थोड़ा सा, अगर आप लोग अपने जब कल लेख लिखेंगे तो ये नंबर जरूर डालिएगा कि अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो इनमें वो क्वेरी पूछ सकते हैं। मेरे समझ से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस नंबर को उठाएं। मैंने जैसे कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मैंने इसलिए एक बताने की कोशिश की थी कि इसका महत्व ठीक उसी तरह का है जैसे हम इलेक्शन का जो मॉडल था, लगभग सिमिलर मॉडल, चाहे वो ड्यूटी लगाने का हो, चाहे जोनल ऑफिसर्स को लगाने का हो, चाहे नोडल अधिकारियों को लगाने का हो, या कि कंट्रोल रूम स्थापित करने का हो, उसी मॉडल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं। एक चीज और मैं सारे पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, कल हम कैसा पेस सेट करते हैं वैक्सीनेशन का, उससे पूरे वैक्सीनेशन का जो आगामी ये 6 महीने 8 महीने निकलना है, अगर कल के समाचार पत्रों की अगर मुख्य लाइन ये है कि यहां पर फेल हुआ या यहां खराब निकला या यहां इसको नहीं हुआ, तो प्रॉब्ली हमको अगले 6 महीने लोगों में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत मुश्किल आएगी।
मेरे समझ से ये जितना कार्यक्रम प्रशासन केवल इसका एक एजेंसी है इसको एक्सक्लूड करने के लिए, बट पब्लिक प्रोग्राम सभी के हित का है। तो मैं चाहूंगा कि सबका सहयोग इसमें जरूर बना रहे हमारे साथ में। और जहां तक स्वास्थ्य विभाग का, जिला प्रशासन का या इसमें जो लगी हुई हमारी टीमें हैं, यथासंभव जो भी था हमने उनको बार बार प्रशिक्षित किया है। हर चीज का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है। और यहाँ तक कि पूर्व में आपने देखा होगा कि एक दिन ड्राई रन किया गया था, किस तरह से बैठेंगे, किस तरह से कहाँ पे कौन सा सामान रखा जाएगा। तो आज की तारीख में तैयारियां पूरी हैं और मेरे समझ से कल से हम वैक्सीनेशन कार्यक्रम चालू करेंगे। कल के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहें तो 9 बजे से स्टार्ट होगा। जब भी आपको समय उपयुक्त लगे इन दोनों सेंटर्स में कभी पहुंच करके एक्चुअल किस तरह से वैक्सीन लग रही है, लगाने वाले का एक्सपीरियंस क्या है, उनका क्या भाव है, तो वो जरूर आप कवर करने की कोशिश करें। और मेरे समझ से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वही व्यक्ति बता पाएगा जिसको कल वैक्सीन लगेगी। मैं पूरे स्वास्थ्य विभाग को अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और ये जरूर सुनिश्चित करने कि अगर इस तरह के प्रश्न ना आने पाए कि नंबर उठेगा कि नहीं, और मेरे समझ से जरूर उठेगा। मैं पर्सनली इसको अभी जस्ट मैं ट्रायल लिया, उठ गया, गुड। और अगर इसके कुछ नंबर्स की कितने वैक्सीनेशन टीम है, कितने वैक्सीनेटर हैं, कौन से सेशन कब लगेंगे, मेरे समझ से कल के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, पर सिमोजो साहब और चाहें तो जानकारी दे दें। अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न हो, प्रश्न या मेरे से आप पूछ सकते हैं, प्रश्न या हमारे टीकाकरण अधिकारी से पूछ सकते हैं, सीएमओ साहब से पूछ सकते हैं, और बहुत कठिन प्रश्न हो तो डॉक्टर सोनी से पूछ सकते हैं। बहुत सामान्य प्रश्न है कि सर पत्रकारों को कौन सी लाइन में रखा आपने? मतलब हमको हर जगह पे भेज देते हो आप पहले। तो अगर पत्रकार 50 वर्ष के ऊपर है सर, है ना ये श्रीकांत 60 वर्ष मतलब सर मेरे समझ से मैं सिकरवार साहब के प्रश्न का उत्तर थोड़ी सी सरलता से देने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पत्रकार साथी 50 वर्ष से ऊपर है तो आप फेज 3 में, फेज 3 बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है से मतलब कि 7,000 लोग हैं फेज 1 में, लगभग 15,000 लोग हैं फेज 2 में, और फिर फेज 3 प्रारंभ होता है। और जो हट्टे कट्टे हैं उनको 4-5 महीने बाद नंबर आ गए। 4-5 महीने अब झेल गए पूरा साल आपको। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि इसको स्वैच्छिक भी रखा गया है, स्वैच्छिक पर आवश्यक है तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे समझ से सब लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है, मैं जबरदस्ती आपको पकड़ के वैक्सीन नहीं लगवा सकता। इसलिए डॉक्टर सोनी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। एडवाइजरी ये है कि लगाना आवश्यक है आपके स्वास्थ्य के लिए, पर आपकी मर्जी, आपको नहीं चाह, मैं तो नहीं लगवाना चाहता हूं, आप कुछ भी कर लो, तो हमारे पास ये अधिकार नहीं कि हम जबरदस्ती आपको ले जाके इंजेक्शन या वैक्सीन लगा दें। एडवाइजेबल है कि लगाएं, आपके लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जब भी आपका नंबर आए आप रजिस्ट्रेशन कराइए और उसको लगवाइए। मैंडेटरी नहीं है, मतलब शासकीय तौर पर ये नहीं है कि नहीं भाई तुम कैसे बच गए, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, लगा के ही मानूंगा, ऐसा नहीं। सर यदि इन्फेक्शन के प्रति कोई ज्यादा सेंसिटिव है लेकिन अपनी दकियानूसी सोच के कारण वो नहीं लगवा रहा है या अफवाह में से नहीं लगवा रहा है, लेकिन समाज में वो आगे जाकर इन्फेक्शन फैला सकता है लोगों में, तो ऐसे में क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि हमको इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार करना है, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको जब नंबर आए तो वैक्सीन लगाना चाहिए। ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, इस जो वायरस है उसको पूर्णतः खत्म करने के लिए आवश्यक है। मेरे समझ से अभी जो बातचीत है लोग लगवाना चाहते हैं और डे 1 कल स्टार्ट होगा, 1-8 महीने में इसका बेस सेट होगा और फिर लोग लगवाना प्रारंभ कर देंगे। सर सोशल मीडिया पर सर बहुत ज्यादा इस समय जो रूमर चल रहा है कि ये 210 रुपए में वहां से निकली है सीरम से और यहाँ 1000 रुपए में बिकेगी और 250 रुपए में बिकेगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो अभी शासन की नीति यह है कि शासन अपने खर्चे पे लगा रहा है। मेरे समझ से ऐसी
स्थिति नहीं आएगी कि लोगों को खरीद के लगाने की आवश्यकता पड़े। निश्चित तौर पे एक प्रोडक्ट है, कुछ समय बाद ये मार्केट में आएगा। आज मैं किसी पेपर में पढ़ रहा था, मैं उस पर नहीं कह सकता, पर अभी मध्य प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है कि हम 100% लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। तो मेरे समझ से सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें चलती है, मैं संभवतः उतना सक्षम नहीं उसको खंडन कर सकने में। पर सर ये वैक्सीन का था इमरजेंसी ट्रायल के लिए, मतलब इमरजेंसी लगाने के लिए हुआ था इसकी मंजूरी। तो जो लोग प्रभावित है अभी, जो मतलब कोविड से मतलब भर्ती है, क्या उनको लग सकेगा ये? मेरे समझ से जब FAQ डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ये आया था जो अभी जिनको कोविड हो रखा है उनको 14 दिन तक नहीं लगाएंगे। ना लगाने का मुख्य कारण ये है कि जब वो आके बाहर वेटिंग रूम में इंतजार करेगा तो संभवतः वहां पे लोगों को फैलने की संभावना रहेगी। सर क्या भर्ती है, जो अस्पताल में भर्ती है उनका क्या है? सर क्या बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन मिल जाएगी? नहीं, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, वॉक इन नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि हम गए और कि हमें लगा दो, तो ऐसा नहीं है। आपको कोविन पोर्टल में पहले से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जब मैंने कहा कि 7,799 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं रजिस्टर्ड हैं, ये ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सर ये जो 50 साल से ऊपर वालों को जो लगना है, जो 3rd फेज में लगना है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन क्या उनको स्वयं को करना होगा, किस तरह से करना होगा, इसकी भी थोड़ी सी प्रक्रिया अगर बता देते हैं हम लोग तो ज्यादा बेहतर होता। मैंने वही कहा कि अभी कोविन पोर्टल जो है आपका एक पूरा टीम बना हुआ है रजिस्ट्रेशन करने की। पहले हम कंप्लीट इस डेटाबेस को कलेक्ट करके निकाल रहे हैं और निश्चित तौर पे जब 7,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है, ये सरल काम है। जब हमको 30 लाख लोगों, मतलब आप समझ लेंगे कि 7,000 का 30 गुना हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि जिले में, तो उस समय फिर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके निर्देश सरकार से प्रत्यक्ष से जारी है। सर एडवर्स इफेक्ट्स के क्या इंतजाम किए हैं हॉस्पिटल्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में? तो अगर आपने 2 चीजें हैं, एक तो पहला ये स्पष्ट कर दें कि अभी तक इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट नहीं है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? वैक्सीन लगने के बाद हल्का बुखार आ सकता है। रूटीन में मुझे याद है जब मेरे बच्चे को टीका लगवाने हम ले गए तो उसको एक दिन बुखार आया था। ये स्टैंडर्ड होता है, वैक्सीन जब लगती है कोई टीकाकरण होता है हल्का बुखार आता है, जहां पर लगता है वहां पे थोड़ा सा लाल निशान आ जाता है, और तीसरा हो सकता है तो शरीर में दर्द। तो ये माइनर है, अभी कल से लगना प्रारंभ होगी। अगर किसी को और ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है तो आपने देखा होगा पूरी प्रक्रिया में एक ऑब्जर्वेशन रूम है जहां पे हम हर उस व्यक्ति को जिसको वैक्सीनेट करेंगे उसको आधे घंटे के लिए वहां रखेंगे। साथ में एक मेडिकल ऑफिसर की वहां पे ड्यूटी लगाई गई है, और ADA5 जो किट है, जो इमरजेंसी ड्रग हम जिसको कहते हैं, वो हर वैक्सीनेशन पॉइंट पे, वैक्सीनेशन टेबल पे रखी हुई है। 99.9% है कि ऐसा नहीं होगा, पर अगर आवश्यकता पड़ती है उसकी पूरी बैकएंड में तैयारी है। सर इसमें कोई परहेज हो कि आपको ये वैक्सीन लेने के पहले या बाद में कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, बाद में कोई ऐसा कोई परहेज वाला मामला तो नहीं? नहीं, कोई परहेज नहीं। एक अभी सज्जन साथी कुछ और परहेज पूछ रहे थे, पर कोई परहेज नहीं। सर प्राइवेट नर्सिंग होम में जो स्टाफ है उनको भी फर्स्ट डोज दिया जाएगा। हाँ, तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी कि वो उनके यहाँ काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट के पास क्या डाटा है? अभी हमने जैसा कहा कि जो 7,799 लोगों का, ये लगभग पिछले 1 महीने से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट नर्सिंग होम हो, वहां पे जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या वहां पे काम कर रहे हैं, उन सबका हमने डाटा कलेक्ट किया था और फिर उसका रजिस्ट्रेशन किया है कोविन पोर्टल पे। इसमें वो सब सम्मिलित है। सर कल से जैसे 2 सेंटर पे चालू हो रहा है, तो पहला टीका लगाने के लिए किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी का कुछ नाम निर्धारण किया गया है, या जो पहले आ जाएगा उसी को लग जाएगा? नाम निर्धारण अभी नहीं किया है, पर निश्चित तौर पे हमें चाहते हैं कि किसी सफाई कर्मचारी को हम लगाएं या कि किसी प्राइवेट सेक्टर के वरिष्ठ डॉक्टर को लगाएं, जिससे कि डॉक्टर ध्रुव साहब को लगाएं। कल मैंने उनसे कहा था, तो हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों सेंटर में पहले 10-10 लोग हमारे पास उपलब्ध हो जाएं,
जिससे कि पहला वायर जब खुले 10 लोगों का, तो फर्स्ट राउंड में हम एमजी हॉस्पिटल में और अमलदास अस्पताल में, दोनों में वो लगा। सर फर्स्ट डोज के बाद से सेकंड डोज जब लगेगा उस समय यदि वो वर्कर यदि स्टेट अदर स्टेट में है तो उस समय उसकी क्या स्थिति रहेगी, वो कैसे लगा पाएगा उस समय? मेरे समझ से जैसे ही कल उसको डोज लगेगा उसको एक मैसेज चला जाएगा कि आपको इस सेंटर में इस जगह आपको ये लगवाना है। और चूंकि अभी नंबर्स बहुत कम है, हम इसको मॉनिटर करेंगे। आप ये समझना सेकेंड डोज जो है वो बूस्टर डोज है। बूस्टर डोज का मतलब ये हुआ कि आपकी पहले डोज से ही एंटीबॉडी बनना चालू होंगी, सेकेंड डोज लगाने से थोड़ा बूस्ट हो जाएगी और ज्यादा। तो अगर किसी कारण से किसी ने सेकेंड डोज नहीं लगाया, ऐसा उसके साथ बहुत मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, ये उसके लिए अच्छा है कि वो लगवाए, तो इससे और ज्यादा उसकी एंटीबॉडी लगवाए तो सही, लेकिन यदि अदर स्टेट में है तो फिर उसकी व्यवस्था वो कहाँ कैसे करें? अभी इसमें बिल्कुल निर्देश नहीं है, बड़ा स्पष्ट है कि उसको हम पहले से कल ही उसको पता चल जाएगा कि उसको अगला बूस्टर डोज इस जगह पे कितने बजे लगना है। कल एक उसको मैसेज मिलेगा और मेरे समझ से लोगों को इतने महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए उस पर्टिकुलर डेट को रिजर्व करके रखना चाहिए। सर एडमिनिस्ट्रेशन ने अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों नहीं चलाया मोटिवेट करने के लिए लोगों को? I think this is the exercise in the same, मतलब जो हम ये कर रहे हैं ये लगभग उसी का प्रयास है लोगों के लिए। मेरे समझ से कल जब आपकी न्यूज चलेगी, कल जब आप पेपरों में छापोगे तो बहुत सारा ये लोग, और मेरे समझ से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ किसी समाचार पत्र में इसकी न्यूज ना आई हो। हम अपनी तरफ से जो करते हैं उसका प्रेस नोट भी रिलीज करते रहते हैं और साथ में लगभग लोग अवेयर हैं। सर लोग जागरूक होगा, वो इंतजार ही कर रहा कब लगे। लोग अवेयर हैं, ऐसा नहीं कि अवेयर नहीं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करें। आंसर एक्चुअली क्योंकि टेस्ट जो था वो बहुत ही शॉर्ट टाइम का था, इसलिए लोग वो बहुत बड़ा सा फेक नहीं है वैक्सीन के ऊपर। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग कि वो मोटिवेशन ज्यादा कम आई एम श्योर सर इसमें यही बड़ा मेजर चैलेंज है हमारे लिए कि लोगों पे सेल्फ प्रोक्लेम वो है। लोगों ने जैसे मैं एक दिन पढ़ रहा था कि इसमें पानी है, तो ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया में चल जाती हैं, किसी ने अभी तक छू के नहीं देखा पर पानी घोषित कर दिया या मान लिया कि अच्छा नहीं है, जबकि सारी साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्चेस एंड रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड। और अब बहुत सारी दुनिया में इसकी डिमांड है। मेरे समझ से हम इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, डेली प्रेस नोट भेजेंगे, कल से कार्यक्रम चालू होगा तो लोगों पे वो कॉन्फिडेंस आएगा। हम चाहते हैं कि लोगों में कॉन्फिडेंस आए। सर्वप्रथम तो संपूर्ण जिला प्रशासन बधाई का पात्र है सर, और कल जो हम बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि सोनी जी ने बताया है कि प्रथम चरण में हम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं, पहला टीका लगेगा, उसके बाद 28 दिन बाद लगेगा। तो 28 दिन के लिए उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की क्या आपने, ताकि वो उनको मापदंड का पालन कर सके कोविड का? पहले दिन से 28 दिन तक उनको परिवार के साथ रहना है। परिवार को अपन लगा नहीं रहे साथ में। बिल्कुल, अभी उसको कोविड नहीं है, जिसको हम, अगर आपने सुना होगा, हमने कहा कि जिनको कोविड है जी उनको नहीं लगा रहे, ठीक, तो हम उनको लगा रहे हैं। उन स्वास्थ्य हेल्थ केयर परिवार के लोग तो सर आने जाना करेंगे क्या? व्यक्ति परिवार के साथ ही रहेगा ना जाकर, इसके लिए कोई स्पेशल इसमें कोई अलग से स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं। रूटीन में आज की तारीख में हम जिस तरह से अपने परिवारों में रह रहे हैं, हम जो कहते हैं कि आपको कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना है। 28 दिन की 6 वीक का भी बोला जा रहा है, 6 वीक भी पालन करना है। दोनों टीके लगने के बाद 6 वीक भी पालन करना है। एक चीज मैं फिर से स्पष्ट करता हूँ, उसे डॉक्टर सोनी ने स्पष्ट किया था, महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं हुआ उसी दिन से आप सुरक्षित हो। आपकी एंटीबॉडी डेवलप होने का एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे डेवलप। तो हमें मान के चलते कि पहला डोज लगा, 28 दिन तक धीरे धीरे आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होगी। फिर हम 28वें दिन एक और बूस्टर डोज लगा रहे हैं जिससे और ज्यादा एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। तो पूरी प्रक्रिया अगर 28 प्लस अगले 14-15 दिन और मान के चले, एडवाइजरी ये है जिस दौरान आपने वैक्सीन लगा लिया, आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं, तो भी आपको अपने प्रिकॉशंस रखने हैं। आपको मास्क लगाना है, हाथ धोना है, जिससे
क्योंकि जब तक आपकी एंटीबॉडी पूर्णतः नहीं बन जाती है, जो कि लगभग 30 से 35 दिन का जो है, 28 दिन वो और 10-15 दिन बूस्टर डोज का, तो उतने दिन तक आपको वो सेफ्टी रखनी, ये नहीं कि आज लगा और मास्क उठा के फेंक दिया। आपको कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना अनिवार्य है, सबके हित में है कि वो कोविड का उसका पालन करें। मैडम 2 डोज लगने वाला आदमी फ्री हो गया निश्चित तौर पे, इसीलिए मतलब सर जितनी भी वैक्सीन होती है मास्क वगैरह सब निकाल सकता सर 28 दिन। मेरे समझ से अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी का मतलब ये होता है कोई एक्सटर्नल वायरस या कि कोई ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी को अटैक करता है, तो आपका शरीर अब इतना सक्षम है कि उससे लड़ सके। सर जितनी भी लाइफ सेविंग वैक्सीन होती है, हेलो सर, जितनी भी लाइफ सेविंग वैक्सीन होती है वो 40 या 45 डेज में असर करती है, मेरा सवाल सीमा जो हिसाब से है। तो इसमें कोविड का जो वैक्सीन लग रही है ये 28 दिन बाद दोबारा क्यों लग रही है? क्योंकि वैक्सीनेशन जो स्टार्ट हो दे दिया पहली बार, वो 45 डेज के बाद ही असर करता है। ये सब रिसर्च के द्वारा ये सब चीजें जो भी डिसाइड की जाती हैं कि इसको 14 डेज बाद लगना है या 28 डेज बाद लगना है, ये सब रिसर्च वाले पहलू में ही सब चीजें ये रहती हैं कि अगर इतने दिन के बाद अगर हम बूस्टर डोज देते हैं तो एंटीबॉडीज का प्रभाव ज्यादा रहता है, ज्यादा समय तक जल्दी बनती है जो चीजें बनती हैं। ये सब रिसर्च वाले पार्ट का से इसलिए सभी का डोज और टाइमिंग ये रिसर्च के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं फिर डिसाइड करके ही इम्प्लीमेंट की जाती है। चाहे वो आपका हेपेटाइटिस 0 डोज हो, चाहे उसका डोज 1 हो, पोलियो का आपका 0 डोज हो या पोलियो का आपका 2nd डोज हो या 3rd डोज हो, यही सब रिसर्च के द्वारा की जाती है। मैक्सिमम बेनिफिट उस वैक्सीन से हमें किस किस समय तक कैसे मिलता है। सर का दिवस एक मिसाल कायम करेगा, क्योंकि सीएमएचओ साहब भी पॉजिटिव हो चुके हैं और कार्यक्रम अधिकारी 2 बार पॉजिटिव हो चुके हैं, तो पहला वैक्सीनेशन इन्हीं के साथ शुरू किया जाए। ये पॉलिसी मैटर है, आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे जैसे हमें निर्देश शासन से मिलते जाते हैं हम उनका अनुसरण करते हैं। हमारी डेली प्रतिदिन यहाँ पर जो है ना वीसी चलती है, दिन में 3 बार वीसी चलती है। निश्चित रूप से सीएमएचओ भी लगवाएंगे, ये आप सुनिश्चित कर लें। हमारे डीएनए साहब भी लगवाएंगे, हमारा हर हेल्थ केयर वर्कर लगवाएगा, लेकिन प्रायोरिटी जो हमें शासन द्वारा दी गई है हम उनका अनुसरण। सर मेरा हेलो ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा लास्ट है चाइल्ड हैंडी हो रही सर ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर बहुत इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन का समय क्या रहेगा? सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे। सर बताइए आपको मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे समझ से हमारे बीच में क्लब के अध्यक्ष सर बताइए